नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार। इस वीडियो में आपका फेडिंग और फेडिंग को कम करने के जो उपाय हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो फेडिंग माइक्रोवेव प्रसारण में बाधा उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। माइक्रोवेव जो तरंगें हैं केवल सीधा मार्ग ही नहीं अपनाती बल्कि कई स्थानों तक टकराने के पश्चात भी पहुंचती हैं। ये तरंगें अलग अलग लंबाई का रास्ता तय करके पहुंचते हैं तथा ये तरंगें वातावरण में अपवर्तित, परावर्तित, रुकावट तथा किसी अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने पर अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती हैं। यानी कि जब जो माध्यम है आपका मीडिया है उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी दिशा चेंज कर लेती हैं। तो उनकी जो पावर है वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण उनकी कलाई फेस 180 डिग्री, 540 या 900 डिग्री आदि पर हो तो तरंगें एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं। यानी कि जो आपके जो तरंगें हैं, कुछ तरंगें मान लेते हैं कि एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक डायरेक्ट पहुंची और कुछ तरंगें आपके जो रिसीवर एंटीना तक पहुंच रही हैं वो कई चीज़ों से टकराते हुए, जैसे आपके ज़मीन है, ज़मीन से टकराते हुए फिर जिग-जैग करते हुए पहुँचते हैं। अगर जो दोनों तरंगें जो रिसीविंग एंटीना पे जो पहुँची हैं, अगर दोनों तरंगों में जो फेज़ का जो एंगल है, फेज़ डिफरेंस है, वो अगर 180 डिग्री हो, 540 हो या 900 डिग्री हो तो ये तरंगें एक दूसरे को क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। इससे क्या होता है कि ये आपका जो सिग्नल है उसकी शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं फेडिंग कहते हैं। और जब फेडिंग होती है तो आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत ही नॉइजी हो जाता था, या ये कह लीजिए इतना नॉइजी हो जाता था कि कम्युनिकेशन आपका असंभव हो जाता था। तो नॉर्मली जो फेडिंग है किन किन बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, परावर्तन के कारण, वर्तनांक के बदलने के कारण, डक्ट्स के बनने के कारण, किसी तेज सिरे पर विवर्तन के कारण, कई पाथ से रिसीवर तक पहुंचने के कारण, वर्षा या तेज कोहरे के कारण भी फीडिंग पर प्रभाव पड़ता था। और इनसे बचने के लिए हमें पाथ का चुनाव सही प्रकार से करना चाहिए तथा 2 स्टेशन के बीच की दूरी को कम करना व डायवर्सिटी योजना को प्रयोग में लाकर हम फेडिंग को कम कर सकते थे। यानी कि फेडिंग क्या करता है, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को नॉइजी बना देता है या कम्युनिकेशन को इतना नॉइजी बना देता है कि कम्युनिकेशन आपका बंद हो जाता है। तो इससे नॉर्मली बचने के लिए हम क्या करते थे, अगर आप डिस्टेंस कम कर दीजिए 2 स्टेशनों के बीच का, स्टेशन को कम कर दीजिए और जो डायवर्सिटी सिस्टम है आपका तो उसको हम प्रयोग में लाने से हम फेडिंग के प्रभाव को कम कर सकते हैं, इससे बचा जा सकता है। तो नॉर्मली क्या है, देखिए अगर फेडिंग को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। नंबर 1 आपका मल्टीपाथ फेडिंग और दूसरा क्या, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। समय अनुसार वायुमंडलीय बदलाव और असमान गुणधर्मों के कारण रेडियो पाथ में होने वाले उतार चढ़ाव से प्राप्त हुए सिग्नल की शक्ति और स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, फेडिंग कहते हैं। अलग अलग मार्गों से अलग अलग समय पर एक ही सिग्नल का रिसीवर पर प्राप्त होना और फिर सम्मिश्रण या संगठित होना सिग्नल के फेड होने का कारण बनता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके मल्टीपाथ फेडिंग कहलाती है। और मल्टीपाथ प्रोपेगेशन का सीधा परिणाम क्या आपका, मल्टीपाथ फेडिंग द्वारा सिग्नल का जो लेवल है में अति तीव्र से उतार चढ़ाव पैदा करता है। यानी कि जो आपका जो रिसीवर में जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी में या उसके लेवल में, यानी कि बहुत ही तेज से सिग्नल का जो लेवल है कम या ज़्यादा होगा। यदि दोनों दिशाओं के लिए बैंडविड्थ अलग अलग हो तो यह फेडिंग अपलिंक और डाउनलिंक के लिए स्वतंत्र होती है। वायुमंडलीय परिस्थिति में बदलाव के परिणाम स्वरूप फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग होती है। वायुमंडलीय परिस्थितियाँ किसी खास फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फेड कर सकती हैं, जब
कोई मोबाइल उपकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब मोबाइल एंटीना पर पहुंचने वाले सिग्नलों में विभिन्न घटकों के बीच फेज संबंधी बदलाव होते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो वायुमंडलीय परिस्थिति के कारण क्या होता है, ये संभावना है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे तो वो फेड हो रहा है, आपका सिग्नल की पावर कम मिल रही है, लेकिन होता है कि उसी वायुमंडलीय परिस्थिति में सेम उसी समय किसी दूसरी फ्रिक्वेंसी पे आपका जो सिग्नल है वो आपको सही मिले, उस पर इनकी कोई प्रभाव ना पड़े। और अच्छा, तो खैर डाइवर्सिटी को कम करने के लिए जो हम तकनीकें इस्तेमाल करते हैं वो हम कौन कौन सी करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डाइवर्सिटी यह एक तकनीक है जो फेडिंग चैनल की क्षति खराबी की क्षतिपूर्ति करती है, यानी कि फेडिंग के कारण जो समस्या आती है उसका ये समाधान प्रस्तुत करती है। दो या उससे ज़्यादा रिसीवर एंटेनाओं का उपयोग करके इस तकनीक को लागू किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा रिसीवर जो एंटेनाओं का प्रयोग करके हम इस सिस्टम को कर सकते हैं। किसी रेडियो रिसीवर में फ्लैट फेडिंग चैनल पर होने वाले गहरे और अधिक देर तक फेडिंग को कम करने के लिए सामान्यतः डाइवर्सिटी तकनीक प्रयुक्त की जाती है। ट्रांसमीटर में फेड मार्जिन कोई सार्थक सक्षम समाधान नहीं है और एक प्राइस समाधान हो जो फेडिंग चैनल को सांख्यिकीय व्यवहार का लाभ उठा सके। ऐसा कोई वो नहीं है, आपका सिंपल पढ़ते हैं हम सीधा। डाइवर्सिटी सिस्टम नॉर्मली जो हम एनालॉग माइक्रो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो डाइवर्सिटी सिस्टम इस्तेमाल करते थे फेडिंग को कम करने के लिए, दो प्रकार के फेडिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते थे। एक फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी सिस्टम है आपका, दूसरा आपका स्पेस डाइवर्सिटी सिस्टम है। तो फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इसमें क्या है कि दो ट्रांसमीटर हैं और दो ही आपके रिसीवर हैं। जो दो ट्रांसमीटर हैं आपके वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। ट्रांसमीटर 1 F1 फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, जो ट्रांसमीटर 2 F2 फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, और जो रिसीवर है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवर हैं आपके दो, एक रिसीवर 1 एक आपका रिसीवर 2। रिसीवर 1 है वो F1 फ्रिक्वेंसी को F1 फ्रिक्वेंसी के लिए डिजाइन है, और जो रिसीवर 2 है वो फ्रिक्वेंसी F2 के लिए डिजाइन है। तो देखिए, जो ट्रांसमीटर के साइड में अगर हम चलते हैं तो ट्रांसमीटर 1 ट्रांसमीटर 2 ये दोनों सिग्नल अलग अलग फ्रिक्वेंसी, जितने भी आपके चैनल जा रहे होंगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है ट्रांसमीटर 1 में भी जा रही होगी, ट्रांसमीटर 2 में भी जा रही होगी। यहाँ से होते हुए ये इस सर्कुलेटर वगैरह से होते हुए मेन एंटीना से होते हुए ये कहाँ चलाएगा, आपके एंटीना से चलेगी। एंटीना से ये ट्रांस हो जाएगी। एंटीना से ट्रांस होने के बाद ये रिसीवर दूसरे स्टेशन के रिसीवर में पहुंचेगी। जब दूसरे स्टेशन के रिसीवर पे पहुंचेगी, यहाँ पे दोनों सिग्नल जा रहे हैं, F1 भी और F2 भी, दोनों में आपके इन्फॉर्मेशन है। अब तो फेडिंग के कारण दूसरे एंड पे हो सकता है कि F1 सिग्नल आपका कमज़ोर पड़ जाए, उसका जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, लेकिन ठीक उसी समय वायु एनवायरनमेंट के कारण होता है कि जो F2 जो दूसरी फ्रिक्वेंसी है वो सिग्नल कमज़ोर ना हो। तो संभावना ये होती है कि कम से कम एक फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो बहुत होगी, यानी मजबूत सिग्नल की पावर काफ़ी होगी, ताकि उसके अंदर के इन्फॉर्मेशन को हम निकाल सकें। फिर वो आपका जो सिग्नल है रिलेटेड आपका जो रिसीवर है वहाँ पे चली जाएगी, यानी कि जिस F1 या F2 में से जिसकी भी सिग्नल की पावर स्ट्रॉन्ग होगी वो उससे संबंधित रिसीवर में चली जाएगी। और इस प्रकार से ये आपका कम्युनिकेशन होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी सिस्टम में दो अलग अलग कार्यकारी फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करते हैं, दो वर्किंग फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। फ्रिक्वेंसी के अलग अलग होने के कारण यदि एक फ्रिक्वेंसी पर फेडिंग हो रही है तो दूसरी फ्रिक्वेंसी पर भी उसी प्रभाव की संभावना बहुत ही कम होती है। ये संभावना बहुत ही कम होती है कि अगर एक फ्रिक्वेंसी पर फेडिंग हो रही है तो दूसरी पर भी फेडिंग होती है, अतः दूसरी स्थिति में फेडिंग नहीं होगी। इसका लाभ क्या होता है, रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा होता है, विश्वसनीयता ज़्यादा है, 100% हॉट स्टैंड बाई के बराबर, इसलिए स्टैंड बाय ट्रांसमीटर और रिसीवर की आवश्यकता
नहीं होती है। इसमें स्टैंड बाई ट्रांसमीटर या रिसीवर की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में ही 100% स्टैंड बाई है। इसके जो नुकसान है वो क्या है, 2 फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है, नॉर्मली 2 फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, और डाइवर्सिटी में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता क्योंकि फ्रिक्वेंसी के बीच में 5% का विच्छेद बहुत कम बार प्राप्त हो पाता है। 5% का जो आपका गैप बहुत ही कम प्राप्त हो पाता है। फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी सिस्टम का लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्य तथा स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी में लगभग 5% का अंतर अनिवार्य है। 7D15H तोशिबा द्वारा बनाए गए रेडियो माइक्रोवेव संयंत्र में यह 270 मेगाहर्ट्ज रखा गया है। इस पद्धति में 2 ट्रांसमीटर और 2 रिसीवर एक वेवगाइड के माध्यम से जुड़े रहते हैं तथा इनके प्रसारण भी एक ट्रांसमीटर के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे स्टेशन पर भी ये संयंत्र लगे होते हैं। दोनों ट्रांसमीटर तथा रिसीवर को एक ही सर्कुलेटर से जोड़ दिया जाता है, अतः एक ही स्टेशन पर 2 यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से यंत्र की असफलता से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ा जो इसमें जो दिक्कत है आपका, इस पद्धति में सबसे बड़ा दोष है कि 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर जाते हैं। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग से भेजना पड़ता है। तो ऐसे क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी प्लान है आपका या कैरियर की जो संख्या वो क्या होती है आपकी आधी हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं होता कि आपकी कैरियर की संख्या जितने मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया उसी में से आपको लेना है जो भी है। स्पेस डाइवर्सिटी सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए डायग्राम, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आपका जो ट्रांसमीटर एक ही है, एक ही फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। जो आपका जो सिग्नल है आपका ट्रांसमीटर है ये ट्रांस करेगा। एक आपका सिग्नल तो आपका डायरेक्ट जा रहा है दूसरे स्टेशन के एंटीना तक डायरेक्टली जा रहा है, लाइन ऑफ साइट जा रहा है, और दूसरा क्या है कि देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। तो कुल मिला के जो आपका जो सिग्नल है उसको रिसीवर साइड में 2 एंटीना आपके उसको कैच कर रहे हैं। और होता क्या है कि जिस एंटीना पे आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़िया होगी, ज़्यादा होगी, उसी सिग्नल को आगे भेज दिया जाता है जिसमें से इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। देखिए क्या लिखा है इसमें, इस प्रबंध में एक ही टावर पर 2 विभिन्न ऊंचाई पर 2 रिसीविंग एंटीना लगाए जाते हैं। इस प्रबंध का आधार यह है कि यदि एक रिसीविंग एंटीना पर सीधीकरण और परावर्तितकरण आपस में एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं तो यह संभावना बहुत कम है कि दूसरे रिसीविंग एंटीना पर भी सीधीकरण और परावर्तितकरण एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अतः एक रिसीविंग एंटीना से क्षीण संकेत मिल रहा हो तो दूसरा एंटीना पर उस शक्ति का सिग्नल प्राप्त होगा। ऐसी संभावना बहुत ही कम है कि दूसरा एंटीना पर दोनों एंटीना पर आपका जो सिग्नल है वो फेड मिलेगा या कमज़ोर मिलेगा। इसके हम लाभ की बात करें तो इसका जो लाभ है वो क्या है, इसमें क्या सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में 2 फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपेक्शन के उन्नत और सुधारित विश्वसनीयता, एंटीनाओं के बीच अधिक वर्टिकल दूरी से प्रोपेक्शन में सुधार इत्यादि। इसके जो अगर नुकसान की बात देखें तो इसमें नुकसान क्या है, तो अलग अलग एंटीनाओं पर एक ही टावर पर स्थापित किया जाता है। यानी एक ही टावर पे क्या 2 एंटीना आपको लगाने पड़ेंगे अलग अलग हाइट पे। निचले वाले एंटीना को ट्रांसमिटिंग एंटीना की लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है। तो नीचे वाला जो एंटीना है उसको निचले वाले एंटीना को ट्रांसमिटिंग एंटीना की लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है, इसलिए टावर की ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये सिस्टम क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है। टावर के लिए मौजूद होने चाहिए क्योंकि हवा का दबाव ज़्यादा होता है। उपकरणों की जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है जो है आपको वो घट जाती है या कम हो जाती है, इसलिए स्नैपर उपकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखिए तो रिसीवर के बीच की जो दूरी है उसका फार्मूला ये देख के आपका आगे चलते हैं। एंगल डाइवर्सिटी सिस्टम,
बाकी और भी कई प्रकार के डाइवर्सिटी सिस्टम है आपका। एंगल डाइवर्सिटी सिस्टम में क्या आपका बहुत सारे एंटेनाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें अलग अलग दिशाओं में इंगित करके सामान्यतः कम कोणीय गैप में स्थापित किया जाता है। इस विधि में सारे एंटेनाएं एक ही जगह स्थापित होती हैं, परंतु उनकी जो दिशाएं हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसके अलावा हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, पोलराइजेशन डाइवर्सिटी सिस्टम। देखिए नॉर्मली क्या है कि जो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे हैं आपका ट्रांसमिटर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक पहुँचते हैं, तो इनका वर्टिकली पोलराइज्ड भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली दो स्टेशन के बीच में मान लेते हैं कि एक आपका जो सिग्नल जा रहा है वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, तो उस जो अगला स्टेशन है और उससे अगला स्टेशन है उसके बीच में करते हैं, अगर पहले में वर्टिकल है तो दूसरे में हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि और यह ऐसा किया जाता है कोई एक पोलराइजेशन फेडिंग से कम प्रभावित होगा, दूसरे पोलराइजेशन पर गहरी फेडिंग अनुभव की जा सकती है। इस डाइवर्सिटी विधि में ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दिशाओं पर एक साथ दो ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का उपयोग किया जाता है। यह आशा की जाती है कि कोई एक पोलराइजेशन फेडिंग से कम प्रभावित होगा और दूसरे पोलराइजेशन पर गहरी फेडिंग अनुभव की जा सकेगी। टाइम डाइवर्सिटी कुल मिला के आगे चलिए, लेकिन बारिश इसका प्रभाव पड़ता है। बस इस वीडियो में इतना ही, अगर हम इसके बस इतना ही इस वीडियो में। तो इसमें जो देखिए अगर हम देखा जाए तो आपके जो काम की जो चीज़ थी वो था, जब हमने आपको बताया कि जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन क्या चीज़ होती है, आपके एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में बताया, एनालॉग आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में हमने आपको ये बताया कि आपका जो एंटीना का जो गेन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी को डिपेंड करता है, और आपका पैराबोलिक एंटीना के गेन फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और आपका जो एंटीना के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें शायद नहीं दिया हुआ, लेकिन जो स्पेस वेव लॉस है, लेकिन जो आपकी जो वेव चलते हैं एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक जब पहुंचती है तो कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। तो ये लॉसेज भी जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं दो एंटीनाओं के बीच का डिस्टेंस, या जिसे हॉप डिस्टेंस कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है तो आपका जो स्पेस जो लॉस है, आपका स्पेस वेव लॉस, वो भी बढ़ता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।